साइंस क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा पिछली क्लास में हमने संतुलित समीकरण का आवश्यकता या क्या पढ़ा था, उसका महत्व पढ़ा था। अगला बेटा हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिएगा आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने कहा कॉपर सल्फेट। ये क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट। अब आप किसी भी समीकरण को संतुलित तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उस समीकरण में भाग लेने वाले या उपस्थित जो तत्व हैं या जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी दी गई है। यदि आपको किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही नहीं पता होगी तो बेटा आप ये समीकरण को क्या नहीं कर पाएंगे, संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो इस समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अध्ययन करना सीखते हैं। तो बेटा जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। अब इस कॉपर सल्फेट में आपको ये पता है कि इसमें एक तो कॉपर का परमाणु है, एक कौन है, सल्फर है, और एक कौन है, ऑक्सीजन। यानी आपके पास केवल इसमें तीन तत्व हैं, एक कॉपर, एक सल्फर और एक क्या, ऑक्सीजन। अब सवाल हमारे सामने ये है कि इस यौगिक में कॉपर के परमाणुओं की संख्या कितनी है, सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो बेटा देखिएगा किसी भी यौगिक में तत्व या परमाणुओं की संख्या देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसके पैरों में देखेंगे, और पैर कहाँ होते हैं, नीचे, ठीक है ना। तो आप कॉपर के नीचे देखिए, यहाँ पे आपको कॉपर के नीचे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा। और जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो बस वही वाला सिस्टम है, ठीक है ना। जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, एक मालिक होगा। यानी कि कॉपर के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इस यौगिक में कॉपर की संख्या कितनी है बेटा, एक है। यानी कॉपर के कितने परमाणु है, इसमें एक परमाणु है, ठीक है। आगे बात करते हैं एस। एस क्या है, सल्फर। सल्फर के पैरों में देखिए, सल्फर के पैरों में भी बेटा कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सल्फर की भी यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जब कोई भी नंबर ना लिखा हुआ हो तो अपन क्या मानते हैं, एक मानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ में, आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा दो, ठीक है ना। अब दो के नीचे कोई भी नंबर नहीं है लेकिन अब मान लेते हैं क्या है, एक है ना। मैथ में ऐसे करते हैं, तो वही सिस्टम है। जब कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो आप ये मान के चलिए कि उसके नीचे कौन सा नंबर दिया हुआ बेटा, एक नंबर लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं बेटा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या की। देखिएगा ऑक्सीजन के पहले कहां देखना है आपको, पैरों में देखना है। ऑक्सीजन के पैरों में कितना लिखा हुआ बेटा, चार, ठीक है ना। तो कितने हो गए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर, चार, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर सल्फर की भी संख्या भी तो चार है, हमें दिखाई दे रहा है ये रहा चार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इस कंफ्यूजन को बेटा दूर कर लीजिएगा। मैंने आपको सिंपल सी कहानी बताई है, और वो क्या कहा है मैंने आपसे कि संख्या निकालने के लिए कहाँ देखना है आपको, तत्व के या परमाणु के पैरों में देखना है। तो बेटा पैर तो कहाँ होते हैं, नीचे, आगे तो होते नहीं है पैर, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि पैर तो वहां चल रहे हो और हम यहाँ नाच रहे हूँ, है ना। तो पैर तो हमेशा कहाँ होते हैं, बॉडी के साथ ही होते हैं। तो पैर कहाँ होते हैं, नीचे, ये इसके पैर नहीं है। और यदि ढंग से समझना है या और आप कंफ्यूजन मिटाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी तत्व की जो संख्या आप देख रहे हैं यौगिक में, परमाणु जो संख्या देख रहे हैं, उस तत्व की परमाणुओं की संख्या के बीच में कोई भी अन्य परमाणु या अन्य तत्व उपस्थित नहीं होगा। समझना क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन के पैरों में क्या लिखा हुआ है, चार लिखा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन और इस नंबर जो चार है, क्या इसके बीच में और कोई तत्व का प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये चार किसका है, ऑक्सीजन का है। किसका है, ऑक्सीजन का। अब जो आप सोच रहे थे कि सर ये चार सल्फर का नहीं हो सकता क्या, तो बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि जिस तत्व की आप संख्या देख रहे हैं उस तत्व और उस संख्या के मध्य कोई अन्य परमाणु नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि सर चार जो है वो सल्फर का भी हो सकता है, तो आप यहां देखेंगे कि सल्फर और इस चार नंबर के बीच में कौन रखा हुआ है, ऑक्सीजन रखा हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह चार किसका नहीं है, सल्फर का नहीं है, ठीक है ना। तो इस यौगिक में आपने क्या देख लिया, संख्या देख ली किसकी, परमाणुओं की, ठीक है बेटा।
अब इसी को हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। मैंने मान लीजिएगा इस कॉपर सल्फेट का आगे क्या लगा दिया बेटा, 5 लगा दिया। क्या लगा दिया, 5 एंड 5 लगा दिया। और आपसे कहा कि अब मुझे आप इस यौगिक में क्या बताइए, परमाणुओं की संख्या बताइए। तो बेटा अब यदि अपन परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो कितनी आएगी। देखो आपने मैथ देखी होगी, मैथ में क्या पढ़ते हो आप, जैसे एक्स लिखा हुआ है और कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस के 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा क्या करते हैं आप, ये जो x होता है इस x का गुणा जो है वह आप अंदर दी गई दोनों ही संख्याओं में कर देते हैं। यानी कि x का गुणा आप इस x से भी करते हैं और x का गुणा आप किससे करते हैं बेटा, 1 से भी कर देते हैं। बोलो करते नहीं करते। ऐसे ही तो यहां दिया हुआ है, ये क्या है बेटा, 5 है और 5 किसके आगे लिखा हुआ है, इस CuSO4 के आगे लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि यह 5 कॉपर का भी है, यह 5 सल्फर का भी है और यह 5 किसका है, ऑक्सीजन का भी है। तो अब यदि मैं संख्या गिनूं इस पूरे यौगिक में तो कॉपर कितना हो जाएगा बेटा, पहले तो कहां देखो पैरों में, पैर में कितना है 1 और फिर आगे क्या लिखा हुआ है 5। इस 1 का गुणा कर दो किससे बेटा, 5 से। तो यहां पर कॉपर की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। नियम बना लीजिए, सबसे पहले में कहां देखना होता है, पैरों में। पैरों में देख लिया, उसके बाद यदि आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो आगे वाले नंबर को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपके पास टोटल संख्या आ जाएगी। नियम से चलिए, सबसे पहले कहां देखा करो, किसी भी परमाणु संख्या को उसके पैरों में देखा करो। ठीक है बेटा, किसकी निकालते हैं अपन, सल्फर की। सल्फर के सबसे पहले क्या देखो, पैरों में देखो कितना है, पैरों में कुछ नहीं है, और कुछ नहीं का मतलब कितना होता है, 1। ठीक है ना। आगे नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 5। तो 5 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 5। यानी कि सल्फर की संख्या कितनी आ गई बेटा, इस 5 इंटू CuSO4 में कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई है। अब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, ऑक्सीजन के परमाणुओं की। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पैरों में कितना लिखा हुआ है बेटा, 4। तो 4 ऑक्सीजन तो यहां हो गए। अब आगे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कितना, 5। तो 4 पंजे 20, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई बेटा, 20 हो गई। कितनी हो गई है, 20 हो गई है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या निकालते हैं अपन, परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। एक अन्य उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने एक और उदाहरण लिया बेटा, मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, देखिएगा वही कार्य करना है आपको। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर किसकी संख्या देखनी है बेटा, कैल्शियम की। तो क्या देखिए आप, कैल्शियम के पैरों में देखिए, देखिए कैल्शियम के पैर कहाँ हैं, यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितना है कैल्शियम के पैरों में, कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी ना हो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो यानी कि इस यौगिक में कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। कितनी है, 1। ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। देखो ये जो कोष्टक लगा हुआ है, यह कोष्टक जो है वो O और H दोनों पर ही लगा हुआ है। ठीक है ना, और बाहर क्या लगा हुआ है कोष्टक के, 2। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोष्टक मैथ में यदि इस प्रकार से होता है तो बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर के दोनों भागों में कर दिया जाता है। बोलो वही सिस्टम हो रहा है, नहीं होगा। तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी गुणा होगा और ये 2 हाइड्रोजन की संख्या के साथ भी क्या होगा बेटा, गुणा कर दिया जाएगा। तो देखना, सबसे पहले तो क्या देखनी है अपन को, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। और परमाणुओं की संख्या देखने के लिए उसे तत्व के कहां देखा जाता है, पैरों में देखा जाता है। तो देखिए बेटा, ऑक्सीजन के पैरों में कितना है, 1 है। कितना है, 1। बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कितना, 2। 2 एकम 2। क्या बेटा इस यौगिक के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो सीधी सी बात है, संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं हाइड्रोजन संख्या निकालूं, सबसे पहले कहा देखिए पैरों में कितना है, 1। ठीक है ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, मालिक होता है, 1 है ना। तो 1 कोष्टक के बाद कितना है बेटा, 2। 1 का मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 2 से। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। क्या इस पूरे यौगिक के आगे कोई नंबर
का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो छोड़ देंगे यहीं पर। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और समझते हैं इसी को, ठीक है ना। दोबारा से इसी यौगिक को ले रहा हूं मैं, लेकिन मैंने वापस इसके साथ क्या कर दिया है, गुणांक लगा दिया है। क्या लगा दिया है बेटा, गुणांक लगा दिया है। किसका, 5 का। किसके आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे। देखिएगा आगे लगा हुआ है 5, तो यह 5 सबका है, ये कैल्शियम का भी है, यह ऑक्सीजन का भी है, और ये किसका है बेटा, हाइड्रोजन का भी है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, मैं कैल्शियम की संख्या देखूं तो बेटा कैल्शियम के पैरों में कितना है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या है, 1 है। और 1 का गुणा किससे कर दिया जाए, आगे वाली संख्या से कर दिया जाए, तो कितना आएगा बेटा, 1 गुणा कितना, 5। तो बताइए अब कैल्शियम की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दूसरा क्या बेटा, अब संख्या की बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन के पैरों में कितना है बेटा, 1 है। कितना है, 1। बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है। कितना, 2। तो 2 का गुणा किससे कीजिए, 1 से कीजिए। नियम से चलिए, पहले कहां देखना होता है, पैरों में। यदि बाहर कोई पोस्टर लगा हुआ है तो पहले बाहर वाली संख्या का गुणा किससे कीजिए, अंदर वाली से कीजिए। इसके बाद कहां देखिए आप, यौगिक के आगे देखिए। यदि आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो फिर आगे वाली संख्या का गुणा और कर दीजिए। तो देखिए 2 एकम 2, और 2 का गुणा किससे, 5 से। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं हाइड्रोजन की संख्या की बात करता हूं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है बेटा, 1। इस 1 का गुणा किससे, 2 से। कितना आ जाएगा, 2। क्या यौगिक के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है। कितना, 5। तो 5 गुणा कितना बेटा, 2। कितनी हो जाएगी, 10। कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना आ गया होगा। अब बेटा हम आगे चलते हैं, और आगे जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है वह क्या है बेटा, समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। क्या करना बेटा, समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। हमें एक उदाहरण ले लेते हैं बेटा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आयरन जो है की अभिक्रिया यदि किससे करवाई जाए बेटा, जल के साथ करवाई जाए, तो करवाने पर यह Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है बेटा। इस यौगिक का नाम क्या है, देखिएगा इस यौगिक का रासायनिक नाम होता है बेटा आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। ये बेटा आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। यह यौगिक बहुत बार आएगा, 10वीं क्लास में तो बहुत बार आएगा, ठीक है ना। आगे भी आएगा, लेकिन मैं आपकी 10th क्लास की यदि मेनली बात करूं तो पहला, दूसरा, जो तीसरा चैप्टर आप पढ़ोगे उनमें मुख्यतः यह यौगिक बार बार पूछा जाता है या दे दिया जाता है। बहुत रिएक्शन में आप इसे देखोगे। तो आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड, या इसी का दूसरा नाम होता है फेरसो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा। आपको सिंपल सा याद रखना है, आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। अब आप कहोगे सर ये कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, तो बेटा कोष्टक में यहाँ पर Fe मतलब आयरन की क्या दर्शाई गई है, संयोजकता दर्शाई गई है। मतलब इस यौगिक में आयरन जो है, या आयरन जो परमाणु है, आयरन जो तत्व है, वह 2 और 3 दोनों ही संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आयरन जो है वह 2 और 3 दोनों ही संयोजकताओं को इस यौगिक में क्या कर रहा है बेटा, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। मिटा देता हूं मैं, नाम आपको समझ में आ गया होगा। मेनली आप इसे याद रखिए, यही सरल सा पढ़ने वाला है आपके लिए। अब सुनिएगा नियम क्या कहता है बेटा। पहला नियम क्या कहता है अपना, किसी या मान लीजिएगा आपको एग्जाम में कोई भी क्या दे दी जाए, समीकरण दे दी जाए संतुलित करने के लिए, तो वहां तक उसमें क्या करेंगे आप। सबसे पहला नियम आपका क्या कहता है कि दी गई समीकरण में, किसमें बेटा, दी गई समीकरण में बिना कोई परिवर्तन किए हुए, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा।
आप समीकरण को क्या कर रहे हैं बेटा, संतुलित करना सीख रहे हैं। और समीकरण को संतुलित करने का पहला नियम आपका यह कहता है कि दी गई समीकरण में बिना कोई परिवर्तन किए हुए क्या कीजिए, उसके चारों ओर ब्लैंक बॉक्स, सॉरी किसका, बॉक्स का क्या कीजिए बेटा, निर्माण कीजिए। इन कोष्टकों का क्या करें, निर्माण करें। समझ में आ गया पहला नियम क्या है, जो आपको समीकरण दे रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बस जो यौगिक दे रखे हैं, जो तत्व दे रखे हैं, उनके चारों ओर आपको बिना कोई परिवर्तन किए हुए क्या करना है बेटा, कोष्टकों का या ब्रैकेट का क्या करना है, निर्माण करना है। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, वो सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम आपसे ये कहता है, देखो तीर के चिन्ह से पहले वाला भाग क्या होता है, अभिकारक। ये पूरा वाला भाग क्या है, ये पूरा भाग क्या है आपका, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। और यह पूरा भाग क्या है बेटा, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है ना। कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीर के चिन्ह से पहले वाला जो भाग होता है वह तो क्या कहलाता है बेटा, अभिकारक। और तीर के चिन्ह के बाद वाला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है बेटा, आपका प्रोडक्ट यानी कि क्रियाफल कहलाता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे दूसरा नियम क्या कहता है कि अभिकारकों में और उत्पाद में जो उपस्थित जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं की आपको संख्या देखनी है कि वह बराबर है या नहीं। बेटा जब तक आप संख्या नहीं देखेंगे, क्या तब तक आप समीकरण को संतुलित कर देंगे, क्या नहीं कर सकते। संख्या का मतलब क्या है भाई, आपको समीकरण दे दी, अब आपको संख्या देखना भी तो जरूरी है। संख्या से मतलब आपको यह भी तो पता लगाना जरूरी है कि जो आपको दी गई जो समीकरण है वह संतुलित है या नहीं है। हो सकता है कि वह पहले से ही संतुलित दे रखी हो, ठीक है ना, या हो सकता है वह असंतुलित हो, तो पता कैसे लगाएंगे। और आप जानते हैं कि संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होती है बेटा, बराबर होती है, जबकि असंतुलित में दोनों ओर मतलब क्रियाकारक में और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या नहीं होती है बेटा, बराबर नहीं होती है। तो पहले तो आपने बॉक्स का निर्माण कर लिया, अब आपका काम यही है क्या कि आपको संख्या देखनी है दोनों ओर किसकी, तत्वों की, कि बराबर है या नहीं। ठीक है ना। तो देखिएगा मैं एक तरफ लिख देता हूं बेटा रिएक्टेंट और एक तरफ मैं क्या लिख देता हूं बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं जो पूरी समीकरण में क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, क्या तत्व या परमाणु। तो बेटा तीन ही तत्व या परमाणु काम आ रहे हैं आपके। एक तो आ रहा है Fe, एक आ रहा है आपका बेटा हाइड्रोजन, और एक कौन सा आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन। पूरी समीकरण में केवल यह तीन ही क्या हैं, ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं किसमें, आर। आर का मतलब क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से मतलब क्या होता है बेटा, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और पी मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो बेटा अब आपको क्या करना है, आपको एफी की संख्या देखनी है बेटा, किसमें, अभिकारक में। कितनी है, अभिकारक कौन सा है बेटा, हमारा ये वाला हिस्सा। एफी कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर। ठीक है ना। यहां तो लिखा ही हुआ नहीं है, ये भी अभिकारक है, परंतु H2O में कहीं भी Fe के परमाणु नहीं है, इसलिए हम यहां पर Fe नहीं गिन रहे, क्योंकि है ही नहीं। केवल कहां लिखा हुआ है, यहां पर। कितनी संख्या है, एक, क्योंकि पैरों में कितना नंबर लिखा हुआ है, एक। ठीक है ना। आगे तो कोई नंबर लिखा ही हुआ नहीं है, तो कितना है बेटा, Fe एक है। कितना है, एक है। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रोडक्ट में देखिए क्या संख्या, किसकी, Fe की। क्या बताया था मैंने आपको, कहां देखना होता है, पैरों में। Fe के पैरों में बेटा कितना है, 3। क्या आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, तो सीधी सी बात है कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे बेटा, 3 रह जाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा आपसे, ये मैं आपको नियम बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल वे में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मन ही मन में भी पता लगा सकते हैं कौन सा बराबर और कौन सा बराबर नहीं है। दूसरा कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन। देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2। बात करते हैं तीसरी, कौन सा बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, 1। और उत्पाद में बेटा कितनी है, 4।
ठीक है ना। तो आपको इससे ये पता लग गया कि ये जो दी गई समीकरण जो है वह क्या है बेटा, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। कैसे पता लगा कि यहां पर Fe और ऑक्सीजन की जो संख्या है वह दोनों ओर क्या नहीं है बेटा, बराबर नहीं है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा बेटा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे बेटा, संतुलित करेंगे। ठीक है ना। आपको यह इतना बड़ा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे मन में भी देख सकते हैं। मन का मतलब कैसे देखोगे, देखो मैंने आपसे कहा देखिए दी गई समीकरण है, पहले आपने बॉक्स बना ली बेटा, दूसरे नंबर पर क्या देखोगे आप, परमाणुओं की संख्या देखोगे कि बराबर है या नहीं है। तो देखो कैसे देख सकते हैं आप, दिख रहा है Fe कितना है बेटा, 1, इधर कितना है 3, यानी कि आपको पता लग गया कि Fe बराबर नहीं है। तो इतनी बड़ी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, वहां हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, बराबर। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4, यानी कि इस दी गई समीकरण में ऑक्सीजन और आयरन ये दो आपके तत्व ऐसे हैं जिनकी संख्या क्या नहीं है बेटा, बराबर नहीं दी हुई है। और इन्हीं दोनों को क्या करना है आपको, यहाँ पर संतुलित करना है। ठीक है ना। चलिए अगला नियम क्या कहता है आपका, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अब तक क्या कहा है। ठीक है ना। अब सुनिएगा क्या कहा जा रहा है बेटा अगले नियम में। तीसरा नियम क्या कहता है, आपकी बुक ये कह रही है आपसे कि आपको समीकरण को संतुलित करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, सरल पड़े। तो सरलता के लिए, किसके लिए बेटा, सरलता के लिए क्या करना है, दी गई समीकरण में, किसमें बेटा, दी गई समीकरण में उस यौगिक को चयनित कीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनिएगा कि आपको दी गई जो समीकरण है वह समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। और समीकरण को संतुलित करना आपके लिए क्या हो, आसान हो, या आसानी से आप उसे संतुलित कर पाए। इसलिए एनसीईआरटी ये कहती है कि जो आपको समीकरण दे रखी है उस दी गई समीकरण में आप क्या करेंगे, आप उस यौगिक को चयन करेंगे जिसमें सबसे अधिक क्या है, परमाणुओं की संख्या उपस्थित है। तो बेटा देखिए आपके सामने पूरी समीकरण लिखी हुई है। इस पूरी समीकरण में आयरन ये Fe3O4 ही एक ऐसा यौगिक है जिसमें सबसे अधिक क्या है बेटा, परमाणुओं की क्या है, संख्या है। ठीक है ना। मैं कंफ्यूजिंग के लिए एक बात बता देता हूं, आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा कि सर जरूरी है क्या हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक का ही चयन करें, हम मान लीजिएगा इसको चयन कर लें तो क्या समीकरण संतुलित नहीं हो जाएगी क्या। तो बेटा मैंने अभी आपको एक शब्द कहा था शुरू में, सरलता के लिए। ठीक है ना। समीकरण तो चाहे आप इसको चयनित कर लें तब भी हो जाएगी, चाहे आप इस तत्व को चुन लें तब भी हो जाएगी, चाहे आप इसको चुन लें तब भी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे शुरू में भी एक लाइन कही थी कि सरलता के लिए आप समीकरण को आसानी से संतुलित कर पाएं, जल्दी संतुलित कर पाएं। इसलिए हमारी बुक ये कहती है कि आप उस यौगिक को चुन लीजिए जिसमें क्या दे रखे हैं आपको, सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या दी हुई है। ठीक है ना बेटा। तो किसमें दी हुई है, इसमें दी हुई है। ठीक है ना। 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या कहता है आपसे, वो सुनिएगा। चौथा नियम बेटा आपसे ये कहता है कि जो आपने समीकरण क्या, जो समीकरण आपको दी गई थी आपने उसमें क्या कर लिया बेटा, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक का चयन कर लिया। तो अगला नियम आपसे ये कहता है कि आपने जिस यौगिक को चयन किया है, आपने जिस यौगिक को चयन किया है आप उस यौगिक में भी देखिए, आप उस यौगिक में भी देखिए कि सबसे अधिक परमाणु किस तत्व के हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा, आपने सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक का चयन कर लिया, कौन है, ये रहा। अब क्या कह रही है, या अगला नियम क्या कहता है आपका, चौथा नियम यह कहता है कि जो आपने यौगिक का चयन किया है उस यौगिक में भी आप यह देखिए कि सबसे अधिक परमाणु किस तत्व के हैं। तो बेटा किस तत्व के हैं, ऑक्सीजन के हैं। किसके हैं, ऑक्सीजन के। और कितने हैं बेटा यहाँ पर, ऑक्सीजन के परमाणु कितने दे रखे हैं आपको, 4। कितने दे रखे हैं, 4। ठीक है ना। इसके नीचे लिख दीजिए इस प्रकार से, रफ कॉपी में आपको सबसे पहले एग्जाम में यदि आ भी जाती है समीकरण को संतुलित करना तो आपको सबसे पहले पीछे की साइड रफ कॉपी में समीकरण को संतुलित कर लेना है।
उसके बाद ही आप उसे क्या करेंगे, फेयर में लिखेंगे, है ना। फेयर का मतलब होती तो पूरी कॉपी फेयर ही है, लेकिन पीछे के पन्ने को आप रफ कॉपी में काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पर 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1 है। कितना है, 1, और वो भी कहाँ है, ये रहा। तो जिस यौगिक के नीचे आप तो उस यौगिक के नीचे लिख दिया करो। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1। ऑक्सीजन बेटा यहाँ कहाँ है, ये रहा। कितना है बेटा, 4, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, वृद्धि किधर होती है, वृद्धि हमेशा उस साइड होती है जिधर क्या होती है बेटा, कमी होती है। यही तो होता है। आपके पास 2 गिलास हैं, ठीक है ना। एक गिलास में पानी भरा हुआ है पूरा, एक गिलास क्या है, खाली है। अब कोई अन्य बच्चा आया और वह पानी भर के लाया एक गिलास में। अब आप मुझे इतना बताइएगा कि वह पानी को किस गिलास में डालेगा, खाली गिलास में या भरे हुए गिलास में, खाली गिलास में। क्यों, क्योंकि पानी की कमी कहाँ है, खाली गिलास में ही है। तो कमी को पूरा करने के लिए ही क्या करेगा, वह उस खाली गिलास में उस खुद के द्वारा लाए गए पानी को क्या कर देगा बेटा, डाल देगा। इसी प्रकार से यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इधर तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, 4 है, जबकि इधर क्या है बेटा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। तो कमी किधर है बेटा, इधर। इधर का मतलब अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या क्या है बेटा, कम, इसलिए वृद्धि भी किधर होगी, अभिकारक की ही तरफ होगी। अब बेटा वृद्धि कैसे की जाए, तो बेटा वृद्धि करने के लिए आप जोड़ नहीं सकते और आप घटा भी नहीं सकते, ठीक है ना। जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। ये नहीं है 1 में 3 जोड़ दिया हो गए सर बराबर 4, नहीं। आपको क्या लगाना है बेटा, आपको लगाना है गुणांक। क्या लगाना है, गुणांक। और गुणांक लगाया जाता है हमेशा आगे। क्या लगाया जाता है, आगे, ठीक है ना। मैथ में पढ़ा होगा आपने, द्विघात समीकरण पढ़ी होंगी, ठीक है ना। जब आपने उनमें पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप जब, तो वहां पर आप पढ़ोगे गुणांक, ठीक है ना। तो गुणांक क्या होता है बेटा, यौगिक के आगे लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, आगे लगाया जाएगा। और यहां पर समीकरण को संतुलित करने के लिए गुणांक भी कैसे लगाना है, छोटे से छोटा। कैसे लगाना है, छोटे से छोटा। अब छोटे छोटे से मतलब क्या, वो समझिएगा। देखो कैसे, इस एक में मैं किसी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करूं कि वह कितना हो जाए, 4। कितना हो जाए, 4। तो बताइएगा किसका गुणा करेंगे आप इसमें, 4 का। बोलो या नहीं है, ठीक है ना। क्या 4 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जिसे आप यदि 1 से गुणा करें तो वो क्या आ जाए, 4 के बराबर आ जाए, ऐसी कोई संख्या है, नहीं है। तो फिर 4 क्या हुई बेटा, छोटी से छोटी क्या हो गई, संख्या हो गई। क्या हो गई, छोटी से छोटी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो आगे बात समझ में कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है। तो क्या कहता है बेटा, अगला नियम, तीसरा नियम दोबारा सुन लीजिएगा, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक का चयन करना है। और चौथा नियम क्या कहता था कि जिस यौगिक का आपने चयन किया उसमें भी क्या करना है, आपको उस तत्व को देखना है जिसके सबसे अधिक क्या है बेटा, परमाणु है। तो किसके परमाणु सबसे अधिक थे बेटे, ऑक्सीजन के थे, इसलिए अपन ने यहां लिख दिए कितने हैं ऑक्सीजन के परमाणु, 4 हैं। कितने हैं, 4। इधर कितना है बेटा, 1। तो इस 1 में किस छोटी से छोटी का गुणा किया जाएगी, 4 आ जाए, 4 का। तो कर दिया मैंने गुणा। और गुणांक का मतलब क्या लगाना है, गुणांक कहाँ लगेगा बेटा, आगे। कहाँ लगेगा, आगे लगा दिया। अब जैसे ही आपने क्या किया, ऑक्सीजन को बराबर किया, आपको क्या करना है बेटा, समीकरण को एक बार देखना है कि जो आपके द्वारा जो संतुलित किया जा रहा था तत्व, वह संतुलित हुआ है या नहीं। तो देखिएगा बेटा, एफ यहाँ कितना है, 1। यहाँ कितना है बेटा, 3। चलो कोई बात नहीं, हमने एफ तो किया ही नहीं था। यहाँ बेटा कितना है हाइड्रोजन, 8। 4 दूनी 8। यहाँ कितना हो गया, 2, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना था बेटा, 4। 4 ही है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पैरों में कितना है, 1। आगे कितना लिखा हुआ है, 4। तो 4 एकम 4। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। तो यानी कि आपने ऑक्सीजन को संतुलित किया और आपकी ऑक्सीजन संतुलित हो गई। परंतु आपके दिमाग में एक और चीज आ गई होगी कि सर एक चीज तो गड़बड़ हो गई। और क्या गड़बड़ हो गई कि सर हमारे पास शुरू में हाइड्रोजन क्या था, बराबर था। यहां भी हाइड्रोजन 2 था और इधर भी हाइड्रोजन 2 था, लेकिन आपने जैसे ही ऑक्सीजन को संतुलित किया, सर ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो बेटा आपको इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो आपको उस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस नियम से चलते जाइए, सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया। अब जो आपका गड़बड़ हुआ ना, उस गड़बड़, जो भी परमाणु गड़बड़ होता है, पहले संतुलित था लेकिन आप
अब गड़बड़ हो गया तो आप उस परमाणु को लास्ट के लिए छोड़ दिया करें, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट में करेंगे। उसने ऊधम मचा दिया ना, ऊधम का मतलब पहले तो वो संतुलित था, अब क्या हो गया, वो असंतुलित हो गया। तो ऐसे ऊधम गाढ़े बच्चे से अपन बात कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु किसके थे, ऑक्सीजन के। आपने ऑक्सीजन की संख्या क्या कर दी है, बराबर कर दी है। अब इस यौगिक में क्या और कोई तत्व रह रहा है, क्या रह रहा है, कौन रह रहा है बेटा, Fe। तो अगला नियम आपका यही कहता है कि जो आपने सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक चुना, ठीक है ना, और उसमें भी किसको चुना बेटा, आपने सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुन लिया। अब जो शेष बच रहे हैं पूरी समीकरण में, जो शेष बचे हुए क्या हैं, तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनको क्या कीजिए आप, एक एक चुन करके, यानी बारी बारी से उनको चुन करके क्या कर लीजिए, संतुलित कर दीजिए। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटा। पहला नियम तो क्या था कि बॉक्स का निर्माण करना है। दूसरा नियम क्या था बेटा कि हमें संख्या देखनी है अभिकारक में और किसमें बेटा, उत्पाद में, किसकी, भाग लेने वाले परमाणुओं की, कि वह बराबर है या नहीं है। तीसरा क्या करना है बेटा, आपको सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक का क्या करना है, चयन करना है। और चौथा नियम क्या कहता है बेटा आपका कि जिस यौगिक का आपने चयन किया है उस यौगिक में आपको यह देखना है कि सबसे अधिक परमाणु किस तत्व के हैं। जिस तत्व के सबसे अधिक परमाणु हैं आप उस तत्व को ही क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, संतुलित करेंगे। तो किसके थे बेटा, ऑक्सीजन के थे, हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, संतुलित कर दिया है। अगला नियम क्या कहता है कि अब आपने जब ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया तो अगला नियम आपको ये कहता है कि इसके पश्चात शेष बचे हुए सभी परमाणुओं को एक एक करके क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। यानी कि अब कोई से भी आप परमाणु को ले लीजिए और उसे क्या कर दीजिए बेटा, बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं Fe की संख्या ले लेता हूं। Fe कितनी है बेटा, इधर 3 है, कितनी है बेटा, 3। Fe यहां कहां है, यहां तो है नहीं, यही है। कितनी है बेटा Fe इधर, 1 है, कितनी है, 1, ठीक है ना। कमी किधर है, अभिकारक में, तो वृद्धि भी किधर होगी बेटा, अभिकारक में, ठीक है ना। तो इस एक में किसी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो किसका गुणा करेंगे बेटा आप, 3 का। तो कीजिए गुणा 3 का, ठीक है ना, कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे ही आप गुणांक लगाते हैं या किसी भी तत्व को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, आपको एक बार पुनः पूरी समीकरण को जांचना है। तो देखिए 3Fe 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 गुणा 4 कितनी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और बेटा कितनी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगला लास्ट और फाइनल कौन सा तत्व बचा बेटा आपका, हाइड्रोजन बचा। इधर हाइड्रोजन कितने बेटा, 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा आपके, 2। बोलो है या नहीं है, यही है ना, इसी के नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। कमी किधर है, इधर है, तो वृद्धि भी किधर होगा बेटा, इधर। इस 2 में किसी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि कितना आ जाए बेटा, 8। तो कौन सी है वो संख्या, 4, कौन सी है, 4। तो क्या कर दिया आपने यहाँ पर, 4 का क्या कर दिया है बेटा, गुणा कर दिया है, ठीक है ना। वही नियम क्या करना है आपको, फिर से जांच करनी है। कितने Fe बेटा इधर, 3, इधर कितने Fe बेटा, 3, इधर कितने हाइड्रोजन बेटा, 4 दूनी 8, इधर कितने, 4 दूनी 8, इधर कितनी ऑक्सीजन बेटा, 4 एकम 4, और इधर भी कितनी बेटा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी दी गई समीकरण जो है वह क्या हो गई है बेटा, समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई। अब बेटा आपको पूरी समीकरण को संतुलित जब आपने किया तो क्या महसूस हुआ, आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इस समीकरण को पीट रहे हैं और पीट करके क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, अनुमान, कि यदि हम इतना गुणा कर दें तो यह उसके बराबर आ जाएगा। अनुमान तो कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कल्पना कर रहे हैं कि भाई इसके साथ गुणा कर दूं तो उसके बराबर आ जाएगा। और पीटने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिट। क्या कहते हैं बेटा, हिट। तो आप क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप, प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, प्रयास कर रहे हैं। क्या करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए। और इसी कारण बेटा आपके द्वारा यह विधि, जिस विधि से आपने क्या किया, समीकरण को संतुलित किया, वह विधि क्या कहलाती है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि समीकरण को संतुलित करने की विधि
हिट एंड ट्रायल विधि या हिंदी में इसे अनुमान विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बेटा? अनुमान विधि। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि रासायनिक समीकरण को किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है? तो हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के द्वारा क्या किया जाता है बेटा? इसे संतुलित किया जाता है। ठीक है बेटा, आपका यहां तक आधा चैप्टर क्या हो चुका बेटा? समाप्त हो चुका है। और अब तक जो आपने पढ़ा उसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस चीज को। ठीक है ना, ये क्या है आपके लिए बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से सवाल पूछे जाने के 100% चांस हैं। पहले चैप्टर में मैं आपको बताता जाऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं, वह चीजें मैं आपको बेटा बताता हुआ जाऊंगा कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो अब तक जो आपने पढ़ा है उनमें एक तो एक आध दो परिभाषाएं जो आपने पढ़ी बेटा, एक तो संतुलित समीकरण की, एक असंतुलित समीकरण की, और एक बेटा समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो अब तक यहां से बनते हैं और बन भी चुके हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है बेटा? यही कि समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। ठीक है बेटा, अगली क्लास में